नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरवी की उस घटना की जिसमें कैसे कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोषियों की रिहाई पर क्या कुछ कहा। साथ ही हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर की कि आखिर दिल्ली पुलिस अफजाल को लेकर उत्तराखंड क्यों पहुंच रही है। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेज़ॉन अपने कर्मचारियों में कटौती क्यों कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरबी पालिका ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया है कि जिस कंपनी को पुल का नवीनीकरण का जिम्मा सौंपा गया था उसने बिना किसी पूर्व स्वीकृति और मरम्मत कार्य के बारे में नगर निकाय को सूचित किए बिना इसे फिर से खोल दिया था। मोरबी में हुए पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को उच्च न्यायालय में दायर एक हल्फनामे में नगर पालिका ने यह भी बताया कि 2022 में नगर निकाय और कंपनी के बीच हुए एक करार के मुताबिक अजंता कंपनी को पुल का उचित पुनरुद्धार करना था और सिर्फ तभी जनता के लिए खोलना था। नगर निकाय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ के समक्ष हल्फनामा प्रस्तुत किया गया है। खंडपीठ पुल ढहने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल में बने झूला पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे से 5 दिन पहले जीर्णोद्धार के बाद पुल को खोला गया था। अदालत ने जानना चाहा कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को इस्तेमाल के लिए कोई मंजूरी नहीं होने के बावजूद पुल का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई। अहमदाबाद स्थित ओरेवा समूह इस पुल के रखरखाव व प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मोरबी नगर पालिका ने अपने हलफनामे में कहा कि 8 मार्च को नगर निकाय और अजंता मैन्युफैक्चरिंग के बीच किए गए एक नए समझौते में एक शर्त के अनुसार बाद में बड़े पैमाने पर जनता के लिए पुल खोलने से पहले इसकी उचित रूप से मरम्मत करने की आवश्यकता थी। नगर निकाय ने कहा कि जब राजकोट कलेक्टर और कंपनी के बीच 2007 में समझौता ज्ञापन 15 अगस्त 2017 को समाप्त हो गया था, तब भी झूला पुल का रखरखाव और प्रबंधन कंपनी द्वारा जारी रखा गया था क्योंकि नया समझौता नहीं हुआ था। और 8 मार्च 2022 को नए समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मरम्मत के लिए इसे बंद किए जाने तक वही कंपनी इसके रखरखाव का काम कर रही थी। हलफनामे में कहा गया था कि कंपनी ने जनवरी 2020 से शर्तों को न्वीकृत करने के लिए नगर निकाय को याद दिलाना शुरू कर दिया था और कहा था कि वो 26 जनवरी 2020 से झूला पुल को पूरी तरह से बंद कर देगी और इसके बाद उस कंपनी के संदर्भ में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। बहरहाल मामला कोर्ट में है और सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की जमानत की। तो आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य और धन शोधन के मामले में जमानत याचिका भी रद्द कर दी गई है। राउस एवेन्यू विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा कि तीनों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। अदालत ने गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाया। इससे पहले न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा परिवर्तन निदेशालय की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश को 16 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा था। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही जैन के वकील मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उनकी दलील है कि उनके ठोस दलीलों को दरकिनार किया गया है। जैन धन शोधन मामले में जून 2022 से जेल में बंद हैं और उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सत्येंद्र जैन को 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और तभी से तिहाड़ जेल में जैन के खिलाफ कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन का मामला चल रहा है। जांच एजेंसियों ने 2017 में चीन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफ़ेद में बदलने का आरोप है। अदालत ने हाल में संशोधन मामले में जैन, उनकी पत्नी और 4 कंपनियों समेत 8 अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी लिया था। इस समय आम आदमी पार्टी पर चौतरफा संकट के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही विधायक के रिश्तेदार रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को बचाना भी एक चुनौती हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी
अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त बताती है। ऐसे में ये सभी वाक्य आम आदमी पार्टी के लिए सर खुजाने का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 6 दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आदेश पर पुनर्विचार के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार रहा है, लेकिन उसकी दलीलें सुने बिना ही पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा कर दिया गया है। सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक उजागर करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्षकार के तौर पर शामिल नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप मामले में उनकी गैर भागीदारी हुई। शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा आरोपियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आरपी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रोबोट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं श्रद्धा वालकर मामले की। श्रद्धा वालकर के तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को उत्तराखंड लेकर आ रही है। संभवतः दिल्ली पुलिस उसे ऋषिकेश लेकर आएगी, क्योंकि श्रद्धा वालकर अपनी मौत से एक पखवाड़े पहले ऋषिकेश घूमने आई थी और उसने ऋषिकेश में गंगा के तट पर एक दार्शनिक के अंदाज में बैठी हुई अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी और उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भेजा था। उसने यहाँ एक एक्स्ट्रा रील बनाकर अपलोड किया था। घूमने फिरने की शौकीन मुंबई की इस मासूम श्रद्धा वालकर को ये नहीं मालूम था ये उसकी ऋषिकेश की अंतिम यात्रा होगी। चित्र में जिस अंदाज में श्रद्धा गंगा के तट पर एक विचारक की तरह बैठी हुई है और प्रकृति को निहार रही है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसे दूर दूर तक अपनी निर्मम हत्या का अंदाज़ा भी नहीं था। जब 2 दिन पहले श्रद्धा वालकर के हत्या का खुलासा हुआ और उसके हत्यारे आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया और उसकी निर्मम हत्या की जानकारी जब लोगों तक पहुंची, तो फेसबुक से जुड़े सभी दंग थे। श्रद्धा ने ऋषिकेश में अपनी जो फ़ोटो खींची थी और जो वीडियो बनाई थी, उसने इस साल के मई महीने की 4 तारीख को उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इसमें श्रद्धा गंगा के पावन तट पर बैठी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल पुलिस अभी भी हत्यारे आफ्ताब से लगातार पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। व्यापक आशिक माहौल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेज़ॉन ने अपने कार्यबल में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है। कंपनी ने मंगलवार को कैलिफोर्निया में अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को सूचित किया कि विभिन्न केंद्रों से करीब 208 लोगों को निकाला जाएगा। जिन केंद्रों से छंटनी की जाने वाली है, वहां पर डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अन्य कॉरपोरेट कर्मचारी काम करते हैं। छंटनी का ये कदम 17 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगा। अमेज़ॉन के दुनिया भर में 15 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। अन्य प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ये वाणिज्य कंपनी अमेज़ॉन को भी कोविड-19 के दौरान खासा फ़ायदा हुआ था, लेकिन महामारी का प्रकोप कम होने से ई-कॉमर्स पर उपभोक्ताओं की निर्भरता घट गई है, जिसका असर उसकी राजस्व वृद्धि पर पड़ा है। लागत कम करने के लिए अमेज़ॉन कंपनी अपनी कई परियोजनाओं को रोक रही है, जिसमें उसकी अनुषंगी फैब्रिक.com, अमेज़ॉन केयर और कूलर के आकार का होम डिलीवरी रोबोट शामिल है। कंपनी नए गोदाम लेने की योजनाओं को भी टाल रही है या रद्द कर रही है। अमेज़ॉन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रायन ऑल्सवकाय ने कहा है कि कंपनी वृद्धि में नरमी की अवधि के लिए तैयार कर रही है। निकट भविष्य में रोजगार देने को लेकर भी सतर्क रुख अपनाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।